बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन यूनिक प्री एफएससी ऑनलाइन लेक्चर्स। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 5 को बड़े गौर से, ध्यान से और समझ के पढ़ रहे होंगे और हर गुज़रते जैसे जैसे टॉपिक गुज़र रहे हैं वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी इन्हेंस हो रही होगी और वैसे वैसे आपकी सब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रिप है वो भी बेहतर से बेहतर हो रही होगी। ऐसा मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह जब भी लाइव क्लासेस में जाएंगे तो बहुत बेटर अंदाज में जो है वो सारा प्रोसेस और सारा निज़ाम शो करेंगे। एनीवेज़, लास्ट टॉपिक को रिकैप करते हुए फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले लास्ट हमने जो बेटा पढ़ा है वो है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस आर व्हाट? दे आर आरएनए ट्यूमर वायरसेस। ये फेटल भी हैं और डेंजरस वायरसेस भी हैं। इसमें मुख्तलिफ एनिमल्स, फाउल टर्की को बोलते हैं, रोडेंट्स और कैट्स में ये वायरसेस को स्टडी किया गया है, देखा गया है और इनको ऑब्ज़र्व किया गया। डेफिनेटली वायरसेस हैं तो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, सो दैट दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर ही मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। ये वो वायरस है जो एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो बहरल बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको बड़े ही डिफरेंट अंदाज में अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे टेकअप करते हैं। लेकिन पहले ज़रा इसको कर लें। ऑन्कोवायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, आरएनए ट्यूमर वायरसेस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं फॉर्म्स में, 100 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं और इन्वेलप्ड होते हैं। इसका मतलब इनके बाहर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग मौजूद होती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करैक्टर्स में पड़ा है वो भी सुन लीजिए। रेट्रोवायरसेस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन, होस्ट स्पेसिफिक? एक ख़ास होस्ट के ऊपर ही एक्ट करते हैं, हर किसी के ऊपर एक्ट नहीं करते। लेकिन चंद ऐसे भी हैं जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं हैं, उनके रास्ते में जो भी सेल आ जाए वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, जो चंद सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी बुनियाद क्या है? उनकी बुनियाद है रिसेप्टर की मौजूदगी। अगर रिसेप्टर मौजूद नहीं है तो फिर वो उस तरह ग्रोथ भी नहीं हो सकती, और अगर रिसेप्टर मौजूद है तो फिर वो उस अंदाज में अटैचमेंट करके आगे सारी ग्रोथ का प्रोसेस अपनी चला सकते हैं। देन मैंने रेड से लिखा ये बताने के लिए कि टी लिम्फोसाइट HIV वायरस इनको इफ़ेक्ट करता है। ये इसकी रिसेप्टर साइट के ऊपर एक्ट करते हैं और रिसेप्टर साइट कौन सी होती है इसकी? CD4 रिसेप्टर साइट। व्हाट इज़ दैट CD4? क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4। ठीक है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 रिसेप्टर साइट के ऊपर ये एज सच इस तरह ही एक्ट करते हैं। देन बेटे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जिक्र करेंगे आप। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? वो एंजाइम जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, गौर करें, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो वायरल डीएनए बनता है ये सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट भी होने की एबिलिटी रखता है और इसको बोलते हैं आप प्रोवायरस। और प्रोवायरस को आपने पढ़ा ही है कि प्रोफेज भी बोलते हैं। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल को या लाइसोजेनिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर अल्टीमेटली ये बनाता है प्रोजेनी सेल्स। और प्रोजेनी सेल्स बेटे क्या होते हैं? नस्ल दर नस्ल सेल्स जो ऑन्को या कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्लाह का नाम लेके एड्स शुरू करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा। एड्स बेसिकली मैं इसको हमेशा पढ़ाते हुए ये बोलता हूँ कि एड्स अल्लाह का अजाब है इंसान पे। उसकी वजह इंसान की स्याहकारियाँ हैं जिसकी वजह से बीमारी कॉज होती है और फिर इंसान इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। एड्स इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इंट्रो से बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बनाना है, मार्कर इस्तेमाल करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हेडिंग्स मेरी तरफ से बना लेनी है और इसको बड़े तरीके से आपने करना है। एड्स के पहले केसेस रिपोर्ट कब हुए थे? 1980s में, होमोसेक्सुअल्स में। व्हाट आर हु आर होमोसेक्सुअल्स?
मेल्स का मेल से ताल्लुक़ या फीमेल्स का फीमेल से ताल्लुक़ होमोसेक्सुअलिटी कहलाता है। ठीक है, तो होमोसेक्सुअल्स यहाँ पे बेसिकली 1980s में मेल्स में डिस्कवर हुआ कि मेल्स में बहुत सारे ऐसी अलामात नज़र आईं इकट्ठी ही एक ही इंसान में जो पहले मेल्स में नहीं थी। जैसे सीक्वेंस में चलते हैं, कॉज हेडिंग्स के वाइज HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका कॉज है, और इसके बाद फिर इसको क्लासिफाई कर दो टाइप्स में, या तो इसको कर दो HIV पॉजिटिव या कर दो HIV नेगेटिव। HIV पॉजिटिव क्या होती है? वो लोग जो सिम्टमेटिक होते हैं, ठीक है, सिम्टमेटिक, और वो लोग जो एसिम्टमेटिक हैं। एसिम्टमेटिक बेटा क्या होता है? जिनमें अलामात शो ना हो रही हों, वो है एसिम्टमेटिक, उनको बोलते हैं HIV नेगेटिव। HIV पॉजिटिव कौन से होते हैं? जो सिम्टमेटिक होते हैं, जो चंद अलामात ही शो कर रहे होते हैं। गर्ज़ है कि सबसे पहले तो आप कॉजेटिव एजेंट बताओगे कि कॉज है क्या, ठीक है, फिर आप आ जाओगे सिम्टम्स के ऊपर, अलामात क्या थी उन यंग होमोसेक्सुअल्स में जो यहाँ पे डिस्कवर किए गए या देखे गए। सवियर नमूनिया, ठीक है, सवियर नमूनिया हुआ था उन लोगों को या उन यंग मेल्स को। रेयर वैस्कुलर कैंसर, वैस्कुलर मीन्स स्किन के ऊपर, रेयर वैस्कुलर कैंसर हुआ था उनको। इसका मतलब उनके ऊपर ऐसी कैंसर सेल्स की ग्रोथ थी स्किन के ऊपर जो आम लोगों में नहीं होती, बेसिकली अल्लाह का अजाब। ठीक है, सडन वेट लॉस, तेज़ी से वज़न गिर रहा था। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स स्वेल हो चुके थे बहुत ज़्यादा गिल्टियों की फॉर्म में। एंड इसके अलावा देयर वाज जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। ठीक है, तो ये वो अलामात हैं जो यंग होमोसेक्सुअल्स में देखी गई, और आप भी इनको इसी तरह एज सच फंक्शंस के अंदर जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप इसको हेडिंग्स के अंदर लिखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। खैर, जब ये दुनिया में आ गई तो इसके बाद अब लोग बहुत परेशान थे, दुनिया में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या इलाज है और क्या इसका निज़ाम है। 1984 में साइंटिस्ट ने इसका कॉजेटिव एजेंट देखा। कहाँ पे? एक तो फ्रांस का बेटे यहाँ पे जिक्र है, और दूसरे का दूसरे का USA। इन लोगों ने HIV डिस्कवर किया। HIV को HIV का नाम क्यों दिया गया? पहली बात तो है कि HIV को HIV का नाम दिया गया 1986 में। इस वायरस को जो एड्स कॉज कर रहा था, इसका नाम दे दिया गया HIV। क्यों दिया गया नाम? ये असल सवाल है। उसकी रीज़न ये थी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस था जो सबसे इम्पोर्टेंटली किस सेल को इफ़ेक्ट कर रहा था? T लिम्फोसाइट्स को। तो ये आपने एज इट इज़ इस तरह लिखना जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, T लिम्फोसाइट को इफ़ेक्ट करता था, जिसकी वजह से क्या होता था? इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता था, फिनिश्ड। इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने की वजह से क्या होता था कि जो बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस चल रहे होते थे वो फंक्शंस कोलैप्स कर जाते थे इम्यूनिटी के, और इंसान में और बहुत सारी बीमारियों के अटैक शुरू हो जाते थे। इसके अलावा भी एक और भी अलामत है यहाँ पे, इनका CNS भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, CNS इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्फेक्ट हो सकता है, या इन्फेक्टेड या इफ़ेक्टेड हो सकता है। ई से लिखते हैं, ए से ना लिखें। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बेटा फिर 1986 के बाद और बहुत सारे काम किए गए। तो यहाँ पे देखा गया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड यहाँ पे निकाला गया वो ये था कि HIV होस्ट स्पेसिफिक है। व्हाट डज़ दैट मीन होस्ट स्पेसिफिक? इसका मतलब है कि ख़ास एक ही होस्ट को इफ़ेक्ट करती है और एज सच इसी अंदाज में अपनी वर्किंग जारी रखती है। और फिर ये भी देखा गया कि जो HIV है होस्ट स्पेसिफिक है, तो सेल मैंने आपको बता दी है टी लिम्फोसाइट जिसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। इसके अलावा बेटे यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो HIV है वो वायरस मौजूद होता है मंकीज़ में भी, लेकिन मंकीज़ यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स? एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से मुराद है ये वो स्पीशीज़ हैं जिनमें ख़ुद तो वायरस होता है लेकिन उनमें कोई भी बीमारी कॉज नहीं करता। जैसे नॉलेज में इजाफ़ा करूं, फीमेल्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होती हैं बहुत सारी बीमारियों की, जबकि मेल्स जो हैं वो बीमारी का शिकार होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है जो आपने सुन भी लिया और समझ भी लिया। अच्छा, अब ट्रांसमिशन पे आ जाइए। ट्रांसमिशन, HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, हराम कारियों की वजह से, जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है वो करने की वजह से ये एड्स जो है वो HIV फैलता है। सेकंड, ब्रेस्ट मिल्क अगर बेबीज़ पी लें मदर से जो इन्फेक्टेड है तो वो उनके अंदर भी आ जाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऑल्सो बी द कॉज ऑफ दिस ट्रांसफ़र। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो ये भी कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ नीडल्स, सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी ये जो है वो फैल सकता है। यानी कि जो लोग नशा करते हैं, नशेई जो होते हैं, वो जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने दूसरे को जो है वो नीडल लगाई या उसने इसको ट्रांसफ़र किया, तो डेफ़िनेटली वो एक बंदे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और इस तरह फैलता चला जाएगा और डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इसका। तो अब जब ये ट्रांसमिशन आपने पढ़ ली तो इसके बाद इसका फिर कंट्रोल या प्रिकॉशंस भी पढ़ लें। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल या प्रिकॉशन है पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस। व्हाट डज़ दैट मीन पब्लिक अवेयरनेस? इसका ये मतलब है कि पब्लिक को अवेयर करवाया जाए सेमिनार्स की मदद से, न्यूज़पेपर्स की मदद से, टीवी एड्स के ऊपर कि एड्स से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी एड्स का शिकार है। पाकिस्तान में भी लाखों मरीज़ हैं एड्स के जो सोसाइटी के अंदर ही छुपे हुए हैं और इसी वजह से एड्स की बीमारी पाकिस्तान में फैलती चली जा रही है। क्योंकि एक तो वो लोग टेस्ट नहीं करवाते, वो खामोशी से बैठे रहते हैं, क्योंकि जिसको पता लगे कि इसको एड्स है वो उससे सोशल नफ़रत भी शुरू कर देते हैं लोग। तो इसलिए ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती चली जा रही है। इसकी ट्रीटमेंट अब क्या होगी? कंट्रोल, एक तो पब्लिक अवेयरनेस हो गया, दूसरा सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यानी कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस लिमिटेड टू द निकाह शरई तौर पे जैसे इस्लाम कहता है, वैसे अगर ये सब करते हैं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत होती है इसमें और अल्लाह की तरफ से अजाब भी नहीं आता। देन स्क्रीनिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हुए
स्क्रीन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन सा ब्लड जो आपने रिसीव किया है उसमें क्या क्या शामिल है, उसके बगैर नहीं आपको ये पास ऑन करना चाहिए। स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूज़ ऑफ स्टरलाइज्ड नीडल्स, एक सिरिंज को हॉस्पिटल में एक ही बंदा इस्तेमाल करे, ये ना हो कि दो लोग एक ही सिरिंज को इस्तेमाल कर रहे हों और एट द एंड दोनों ही बेचारे बीमार पड़े हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड। अब लास्ट इसकी बेटा हेडिंग है वैक्सीन्स। साउथ अफ्रीका में आज से तकरीबन 20 साल पहले 2001 में इसकी वैक्सीन बनाना शुरू की गई थी, अर्ली 2001 में। लेकिन क्या था कि उसका कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट या पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, और उसकी रीज़न मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब है उन इंसानों को लिए आता है जो अल्लाह के अहकामात की सरीयन खिलाफ वर्जी करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल, बड़े ही तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर ये बोर्ड में आ जाए, राइट अ नोट ऑन एड्स, यहाँ से लेकर वो रेड तक, वैक्सीन तक, साउथ अफ्रीका तक, मुकम्मल टॉपिक मेरे बच्चों ने लाजमी लिखना है। इसके बगैर ये आपका प्रॉपर तैयार नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं HIV के ऊपर। जो वायरस है उसकी क्या लाइफ साइकिल है और वो किस तरह एक्ट करता है और क्या उसकी ज़िंदगी का निज़ाम है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा सारा, क्योंकि किताब में तो इस तरह है ही नहीं। सबसे पहले तो HIV का वायरस हेडिंग दे लें, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। सबसे पहले तो वायरस बनाए ना। HIV का वायरस अगर देखा जाए तो स्फेरिकल होता है। ठीक है, आउटर साइड पे ये स्पाइक्स इस तरह नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्पाइक्स। इससे क्या होते हैं स्पाइक्स, क्यों होते हैं? नाम ही शो कर रहा है स्पाइक्स, कांटे। तो ये जो कांटे होते हैं ये एडजॉर्प्शन के लिए बुनियाद रखते हैं, एडजॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? एडजॉर्प्शन। वो क्या होती है जी? एडजॉर्प्शन अटैचमेंट को बोलते हैं, इसमें अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये। देन ये जो बेटे स्पाइक्स होते हैं ये किसके ऊपर होते हैं? डैश में बना रहा हूँ, इनवेलप के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवेलप्ड वायरस है। कौन सा वायरस है? इनवेलप्ड, जिसके ऊपर इनवेलप मौजूद होता है। ठीक है, दो हो गए। देन हम आगे अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। वो क्या है कि इसके पास RNA भी मौजूद होता है। RNA भी इसके जीनोम का हिस्सा होता है, यानी कि ये DNA वायरस नहीं है। इससे एक और बात पता लगी कि जो डेडली डेंजरस वायरसेस हैं वो RNA वायरसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जितना भी आपको मटेरियल नज़र आ रहा है ये सारा किस में मौजूद होता है? अंडरस्टूड बात है, कैप्सिड में। और कैप्सिड बेटा किससे बना होता है? कैप्सोमियर से। ठीक हो गया। तो जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं उनको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से क्लियर कीजिए। फिर यहाँ पे एंजाइम मौजूद होता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चला रहा होता है। वो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैंने पहले भी बताया, वो प्रोसेस जिसमें RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉलेज में इजाफा करूँ, यहीं पे एक और एंजाइम भी मौजूद होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेज। ये वो एंजाइम है जो इंटीग्रेशन करवा देता है। क्या करवा देता है? इंटीग्रेशन। उसका क्या मतलब होता है कि वो मुख्तलिफ अंदाज में मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अब वो कैसे जोड़ता है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ HIV किसको इन्फेक्ट करता है? T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। किताब में देखें 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको 8-9 पॉइंट्स के अंदर करवा रहा हूँ, गौर से कीजिएगा। पहला है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्प्शन बेटे बोलते हैं अटैचमेंट को, और यहाँ पे
वर्ड आपने लिखना है कौन सा, CD4 रिसेप्टर साइट। इसका मतलब टी लिम्फोसाइट के ऊपर यहाँ पे, ये मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से ये बना रहा हूँ, यहाँ पे CD4 रिसेप्टर साइट होती है, क्लस्टर डिफ्रेंशिएशन 4, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे HIV का वायरस आके अटैच होता है। सेकंड पॉइंट, पेनिट्रेशन, हाउ इट इज़ डन। पेनिट्रेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसोजाइम। टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो DNA है बेसिकली, या RNA है, इन केस ये RNA है, वो इंजेक्ट होने की तैयारी हो जाती है, ठीक है। थर्ड, इंजेक्शन ऑफ वायरल RNA प्लस द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाए अंडे से बनाए हुए, ये भी आगे पास ऑन कर जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही बेटे ये एंटर होते हैं, से फॉर एग्जांपल ये है VRNA और इसके गिर्द आपको बहुत सारा प्रोटीन भी नज़र आ रहा है। बुक की डायग्राम को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन ऐड भी करवा रहा हूँ जहाँ पे चीज़ें ज़रूरी है, तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ हेडिंग है इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? ये वो प्रोसेस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करता है और वायरल RNA को vDNA में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है? वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि जब वायरल RNA वायरल DNA में कन्वर्ट होगा तो दो अंदाज में होगा। पहले DNA RNA हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, यानी कि पहले एक स्ट्रैंड कन्वर्ट होता है, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स कन्वर्ट होके क्या बना देंगे, vDNA, ठीक है। अब क्या हुआ, वायरल DNA बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंट्री ऑफ वायरल DNA इनटू द न्यूक्लियस। एंट्री ऑफ वायरल DNA इनटू द न्यूक्लियस। तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो वायरल DNA बना था ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया। इसी कलर में एंटर कर देता हूँ, ब्लू कलर में, न्यूक्लियस के अंदर आ गया ये। जैसे ही ये वायरल DNA न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया, ये मिल गया किसके साथ, होस्ट के साथ, होस्ट DNA के साथ, ठीक है। और इस वक्त इसको क्या बोलते हैं, प्रो वायरस फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या बनाओगे, 6th वन, प्रो वायरस फॉर्मेशन। अब ये होता क्या है ये भी बताना है। द एंट्री ऑफ वायरल DNA into the nucleus of T lymphocyte and attachment of the viral DNA with the host DNA results in pro-virus formation, ठीक है। और यहीं पे 7th हेडिंग बना लो, इसमें ही वैसे सेपरेट बना लो, रोल ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। ये भी एंजाइम हमने पीछे लिखा है, इंटीग्रेज। ये वो एंजाइम है जो अब इसके अंदर रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये जो प्रो वायरस बना है, जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये देखिए इन जगहों पे अटैचमेंट हो गई है और अब ये प्रो वायरस या प्रोफेज बन गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज दैट? ट्रांसक्रिप्शन में मेन एंजाइम कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस? ट्रांसक्रिप्टेज या RNA पॉलीमरेज भी उसको बोला जाता है। वो एंजाइम जो DNA से RNA बनाता है, यानी कि यहाँ पे अब RNA बनना शुरू हो गया। और RNA कौन सा है? हाइब्रिड RNA। हाइब्रिड क्या मतलब हुआ? ये होस्ट का RNA भी होगा और
जो बैक्टीरियल सेल है उस या जो बेसिकली वायरस है उसका भी आरएनए यहाँ पे शामिल होगा। ठीक है, अब बेटा ये बन गया, ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर निकल आया, कौन? आरएनए। और बाहर निकल के यहाँ पे इसने क्या किया, बड़ी तादाद में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करवा दी, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलेशन? आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। जब आरएनए से प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, देन व्हाट नेक्स्ट? जो प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है वो आरएनए की सिंथेसिस को शो कर रहा होता है, और अब ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। यानी कि गौर करो मेरे बच्चों, ये देखो, ये आपके पास होस्ट सेल से ही बेसिकली HIV के न्यू सेल्स बन गए हैं। और अगर देखा जाए और अगर इसको समझा जाए तो 25 मिनट में 200 फेजेस यहाँ पे बन जाते हैं। कितने मिनट में कितने? 25 मिनट में 200। व्हाट नेक्स्ट देन? 10वां और आखिरी स्टेप, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। व्हाट इज दिस? लाइसिस। ये सबसे पहले टी लिम्फोसाइट बल्ज ऑफ या बड ऑफ होता है, देन सेल मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो बने हैं, ये रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो जितने भी बने हैं यहाँ पे, ये सब रिलीज़ हो जाते हैं, फिनिश्ड। और रिलीज़ होने के बाद, ये बर्ड ऑफ होने के बाद, आगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का सारा प्रोसेस एक सीक्वेंस के अंदर दोबारा चलाना शुरू कर देते हैं। आप सोचो कि मेरे बच्चों, किसी को HIV का इन्फेक्शन हुआ है, तो HIV के इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि हर 25 मिनट के बाद 200 फेजेस नए बनना शुरू हो जाएंगे, और हर 200 फेजेस जब वो मल्टीप्लाई करेंगे 25-25 मिनट के बाद, तो फिर तो भाई सारा प्रोसेस ही तबाहकुन अंदाज में चलता जाएगा ना। यानी कि एक इंसान में जब ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो मुख्तलिफ़ सॉर्ट ऑफ कंडीशंस और बीमारियां उसमें कॉज करते चले जाएंगे, और एक ऐसा वक्त आएगा कि वो इंसान मुकम्मल तौर पे बीमारियों में जकड़ता चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये पॉइंट्स पढ़ के भी सुना दूँ। पेज 79 पे बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, सवाल आया हुआ है बोर्ड में, एक्सप्लेन द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। तो HIV की इन्फेक्शन साइकिल के मल्टीपल पॉइंट्स हैं। पहला है अटैचमेंट, जिसको मैंने लिखा है, अभी किताब वाले बता दूँ। अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। इसमें वर्ड यूज़ हुआ है वायरॉन का। क्या होता है बेटे वायरॉन? कंप्लीट, मेच्योर एंड इन्फेक्शियस प्रोटीन कंटेनिंग वायरस। ठीक है, वायरॉन एंटर हो गया और अनकोड हो गया साइटोप्लाज्म में, यानी कि फैल गया। सेकंड स्टेप में क्या लिखता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरल RNA को यूज़ करता है और वायरल DNA बनवा देता है। ठीक है, फिर है हमारे पास वायरल DNA न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है और इंटीग्रेज, यहाँ पे वर्ड यूज़ लिखा हुआ है, इंटीग्रेट्स इनटू द क्रोमोसोमल DNA और क्या बना देता है? प्रो वायरस। देन असेंबली और रिलीज़, इसमें क्या होता है कि जो कैप्सिड असेंबल हुए होते हैं वो अटैच करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स के साथ और बर्ड ऑफ हो जाते हैं। देखें वो 4 पॉइंट्स थे, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, जैसे मुख्तलिफ प्रोसेसेस के नाम नहीं लिखे हुए थे यहाँ पे प्रॉपरली, तो मैंने इसको इस तरह अरेंज किया। पहला स्टेप एड्जॉर्प्शन, देन पेनिट्रेशन, देन इंजेक्शन, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन एंट्री, देन प्रो वायरस फॉर्मेशन, देन रोल ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, फिर बेटा ट्रांसलेशन और फिर लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल।
ये अथेंटिकेटेड 100% करेक्ट है। कोशिश ये करो कि इन सब चीज़ों को अलॉन्ग विद द डायग्राम नोट कर लो। सेल को दोनों साइडों से बंद कर लो, ठीक है। इसको इसमें न्यूक्लियस को इसमें शामिल कर दो और इसको क्लोज़ कर दो। तो अगर आप इसको अच्छा सा बना लोगे, मज़ीद नीट कर लो, लेकिन बेटे पॉइंट लाजमी लिखने हैं। इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर ही एग्जामिनर को समझ आएगा। वी आर नियरली एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर 5 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज के टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव थे, एड्स वाला भी और HIV की लाइफ साइकिल भी। तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, इसमें आपकी जो है वो कमी बेशी ना हो, और कोशिश ये कीजिएगा कि अपने आप को मज़ीद बेहतर से बेहतर करते चले जाएं और इम्प्रूव से इम्प्रूव करते चले जाएं। ये भी कोशिश करें कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, इसमें अपने आप को सेफ़ से सेफ़ रखें। रोज़ कोई अच्छी किताब पढ़ा करें। अगर अच्छी किताब अभी अवेलेबल नहीं है तो कोई एक अच्छी बात रोज़ पढ़ा करें, कोई दुनिया का लेसन लिया करें, इवन स्पीचेस तैयार कर लें, कोई स्टोरी अच्छी पढ़ लें। मतलब वक्त को प्रोडक्टिव गुजारें, नॉन प्रोडक्टिव मत गुजारें। नॉन प्रोडक्टिव वक्त गुजारने से क्या होगा कि आपका आउटकम कुछ नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये जो फेज़ चल रहा है ये तो ख़त्म होना ही होना है। तो जब ये फेज़ बेटे ख़त्म होगा तो फिर डेफिनेटली बेहतरी की तरफ सारा मामला जाएगा, और हम इम्प्रूवमेंट की तरफ इसमें इंशाल्लाह बढ़ेंगे, और फिर लाइव क्लासेस में मेरे बच्चों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।